राधिका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे धारणीय विकास की रणनीतियों के बारे में। मतलब जो धारणीय विकास का एक नया मॉडल कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास काम किया जाए। तो ये विकास काम किस किस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या रणनीतियां होनी चाहिए, तो कुछ बातों को हम इसमें आज जानेंगे कि पर्यावरण को कैसे प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मनुष्य का काम भी वो पूरा कर देगा। तो पहला यहाँ पे बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी व गोबर गैस। कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार क्या करते हैं, लकड़ी, उपले उपले मतलब गोबर के कंडे, अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। मतलब उन्हें जलाते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए वो लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, धुआं हो रहा है, धुआं से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, साथ में मनुष्य को भी इन चीजों से नुकसान होता है, आंखों में वो धुआं जाता है ना। तो इससे वन विनाश होता है। जब वह लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने के लिए आएगी कहाँ से, वनों से आएगी। तो वनों की वो कटाई कर रहे हैं। हरित क्षेत्र में कमी, वनों की कटाई हो रही है तो हरित क्षेत्र मतलब क्या होता है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्षेत्र में कमी आ जाएगी। मवेशियों के गोबर का अप्रत्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सहायकी द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस प्रदान की जा रही है। सहायकी मतलब होता है सब्सिडी पर आपको एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब आज अधिकतर घरों में चूल्हे देखने को नहीं मिलते, गैस के माध्यम से ही सारे काम हो रहे हैं। तो पहला टॉपिक था यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी या गोबर गैस, मतलब गोबर गैस के माध्यम से भी क्या होगा, अगर आप गोबर गैस का प्रयोग करोगे तो उससे भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा है, और एलपीजी का प्रयोग कर रहे हो तो उससे भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लकड़ी के माध्यम से उपले मतलब गोबर के कंडों के माध्यम से जो खाना पकाया जा रहा है तो उससे वायु प्रदूषित हो रहा है। एक और वनों की कटाई हो रही है, वन विनाश हो रहा है, हरे क्षेत्रों की कमी हो रही है, पेड़ पौधों की कमी हो रही है। तो इन सबके लिए एलपीजी गैस, गोबर गैस का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे वनों की कटाई भी नहीं होगी और हरे क्षेत्र पेड़ पौधों की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधे ही वर्षा को आकर्षित करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर वर्षा भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारे दोनों काम हो गए, पेड़ पौधे भी बच गए और एलपीजी गैस के प्रयोग से व्यक्तियों का काम भी होने लगा। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी का प्रयोग। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ। सीएनजी गैस से, जहां आप पेट्रोल डीजल का उपयोग से धुआं होता है, ठीक है, तो उस धुएं से वायु प्रदूषित होता है। तो उस धुएं को कम करने के लिए सीएनजी गैस का उपयोग किया गया। पिछले कुछ वर्षों से हवा स्वच्छ हुई। अन्य भारतीय शहरों में भी सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारे शहरी क्षेत्रों में सीएनजी का उपयोग किया जाना। सीएनजी से भी क्या कर रही है, गाड़ियां चल रही है, तो पेट्रोल डीजल का कम उपयोग होगा तो वातावरण पर कम प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सीएनजी जो है इससे पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलना बंद हो जाएगा, उससे भी गाड़ियां चल रही है लेकिन कम मात्रा में चल रही है। सीएनजी पर ज्यादा क्या फोकस किया जा रहा है, सीएनजी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो सीएनजी का प्रयोग करें। थर्ड यहाँ पे आता है वायु शक्ति। जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है, जहां हवा ज्यादा चलती है, वहां पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। हवा के साथ साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है। मतलब टरबाइन मतलब होता है पंखुड़ियां, है ना, ये पंखुड़ियां इस प्रकार के से पवन चक्की। तो विद्युत जब उत्पन्न की जाती है थर्मल पावर के माध्यम से, तो बड़े मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, तो इससे वायु प्रदूषित होता है। तो इससे बचाने के लिए क्या कहा गया कि वायु शक्ति का प्रयोग करें। आप ऐसे क्षेत्र जहां पर हवा तेज चलती है वहां पवन चक्की के माध्यम से आप बिजली पैदा कर सकते हो, ठीक, तो इससे वायु प्रदूषित नहीं हो रहा है। अगला है फोटोवोल्टिक सेल द्वारा और सौर शक्ति। फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति, सौर शक्ति मतलब होता है सूर्य का प्रकाश से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे बिजली पैदा की जाए। तो आज हम देखते हैं अनेक घरों में इस तरीके का हम सौर पैनल देखते हैं, छतों पर लगे होते हैं सौर पैनल। तो ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली किरणों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं। तो सौर पैनल पे क्या किया जा रहा है, उसके महत्व को बढ़ाया जा रहा है, लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। अब फोटो
वोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशेष प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। ये जो सेल है, ये वाले जो सेल है, ये सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की किरणों को एक विशिष्ट प्रकार से पकड़ते हैं और फिर इस ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। ठीक है। फिर अगला यहाँ पे है लघु जलीय प्लांट, मतलब कि छोटे छोटे प्लांट लगाए जाए जिससे बिजली पैदा की जा सके। इस प्रकार के पावर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं क्योंकि जहां वे लगाए जाते हैं वहां भू उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका यह अर्थ है कि ऐसे प्लांटों के उपयोग से बड़े बड़े संचरण टावर और तारों की इसमें जरूरत नहीं होती और संचरण की हानि को भी रोका जा सकता है। लघु जलीय प्लांट जो क्या करते हैं, 100 किलोवाट से 10 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करते हैं। तो जहां पानी होता है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पानी स्थायी होता है, ठीक है, जैसे छोटे छोटे बांधों के माध्यम से आप बिजली पैदा कर सकते हो। फिर अगला है पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। आजकल सभी सौंदर्य उत्पाद जैसे बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट, शरीर के लिए लोशन, चेहरे की क्रीम इत्यादि हर्बल है। ये उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि उनसे कोई हानि नहीं होती और उनके लिए बड़ी मात्रा में किसी औद्योगिक या रासायनिक प्रक्रिया का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। मतलब आज जितनी भी चीजें का उत्पन्न हो रहा है, जो भी कॉस्मेटिक सामान है व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी सारा हर्बल नेचुरल होना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्किन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो यह सब व्यक्ति के पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार से ही संभव हो सकता है। फिर एक जैविक कंपोस्ट खाद, मतलब कि रासायनिक कीटनाशक दवाइयों की जगह हम गोबर के माध्यम से, पेड़ पौधों की पत्तियों के माध्यम से, हरी खाद के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन करें। ठीक है, फल फूल सब्जी आदि की पैदावार इन जैविक खाद के माध्यम से करें जिससे कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से एक और तो जमीन क्या होती है, जमीन खराब हो जाती है, उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, वायुमंडल प्रदूषित होता है और उन पत्तियों को, पौधों की, पेड़ पौधों की, फलों की, फसलों की जो भी पत्ते होते हैं जानवर खाते हैं तो उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इन कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव को रोका जाए। तो पूरे देश में अब भारी संख्या में किसान जैविक अपशिष्ट जैसे करकट, मतलब कचरा से बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसलिए पाले जाते हैं जिससे वे गोबर दे सके, जो महत्वपूर्ण खाद है और मिट्टी को उर्वरक बनाता है। एंड लास्ट है जैविक कीट नियंत्रण। कीट मतलब कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो कीड़े लग जाते हैं, उसे उन कीटों को नियंत्रित कैसे किया जाए। अब बेहतर कीट नियंत्रण तरीकों को बनाने के प्रयास हो रहे हैं। मतलब रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की जगह क्या किया जा रहा है, एक उपाय पौधों के उत्पाद पर आधारित कीटनाशक, पौधों के माध्यम से कीटनाशक दवाई बनाई जा रही है। और पौधा कौन सा है, वो पेड़ कौन सा है, नीम का पेड़। इससे काफी उपयोगी साबित हुआ है। ये नीम से अनेक प्रकार के कीट नियंत्रण रसायन बनाए गए और इनका उपयोग हो रहा है। मिश्रित फसल और एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लाभ पहुंचता है। तो इस प्रकार से विकास की रणनीतियां, मतलब कि विकास जो किया जा रहा है, ठीक है, विकास का जो नया मॉडल है उसके लिए इस प्रकार की रणनीतियां बनाई जा रही है और इस पर काम किया जा रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इन सबसे कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।